चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र का सर्वप्रथम संदर्भ मिलता है किस पुस्तक में मिलता है, आपको ये बताना है। चुंबकीय दिशा सूचक का सर्वप्रथम जो संदर्भ मिलता है वो जवामिल हियाकत में। किसमें मिलता है? जवामिल हिकायत में। चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र का सर्वप्रथम संदर्भ नूरुद्दीन मोहम्मद औफी द्वारा लिखित, किसके द्वारा? नूरुद्दीन मोहम्मद औफी की लिखित कृति जवामिल हिकायत में मिलता है। दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया था? तो इसका आंसर है हुमायूं। किसके द्वारा? हुमायूं। बी आंसर होगा इसका, हुमायूं मिलेगा। दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत हुमायूं द्वारा सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया गया था। निम्नलिखित स्मारकों को उनसे संबंधित शासक से सुमेलित कीजिए और उनके द्वारा दिए गए कोटों में से सही उत्तर आपको चुनना है। तो मिला लेते हैं, तो इसका आंसर जो मिल जाएगा हमको वो मिल जाएगा कौन सा? बी मिल जाएगा, बी वाला आंसर मिल जाएगा। देख लीजिए क्या मिलेगा इसका आंसर, मैच कर लीजिए। दोहरा गुंबद किसके द्वारा? सिकंदर लोधी। दोहरा गुंबद सिकंदर लोधी। अष्टभुजी मकबरा कहाँ मिलता है? सबसे पहले तो शेरशाह। अष्टभुजी मकबरा शेरशाह। सत मेहराबी मकबरा बलबन। और गोल गुंबद आप जानते हैं बीजापुर मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा। तो इस प्रकार इसका आंसर थर्ड का बी। कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है? स्वर्ण महल, जोधाबाई का महल, पांच महल, अकबरी महल। तो इसमें आंसर है अकबरी महल फतेहपुर सीकरी में नहीं है। अकबरी महल कहाँ पर स्थित है? आगरा के किले में स्थित है। बाकी सभी स्मारक फतेहपुर सीकरी में है। मरियम महल को ही स्वर्ण महल भी कहा जाता है। महात्मा गांधी से संबंध निम्नलिखित आश्रमों में कौन सबसे पुराना है? तो इसमें जो सबसे पुराना आश्रम है महात्मा गांधी का वो फिनिक्स आश्रम है। कौन सा? फिनिक्स। महात्मा गांधी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना डरबन साउथ अफ्रीका में 1904 में किया था। कब की थी? 1904 में। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आप सब जानते हैं कौन थे? एलिजा एम्पे। कौन थे? एलिजा एम्पे थे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत सर्वप्रथम कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे, जिसमें मुख्य न्यायाधीश कौन चुने गए थे? एलिजा एम्पे। जबकि इसके 3 जो अन्य न्यायाधीश थे वो कौन कौन थे? चेम्बर्स, लेमेस्टर एवं हाइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नील दर्पण के लेखक कौन थे? आप सब जानते हैं नील दर्पण के लेखक कौन थे, बता पाएंगे इसमें? आप सब जानते हैं। तो दीनबंधु मित्रा नील दर्पण के लेखक थे, दीनबंधु मित्रा, जो बंगाल में नील विद्रोह के बाद लिखा गया था नील दर्पण, है ना। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे, किसके थे? अजीमुल्ला खां आप सब जानते हैं बिठूर के प्रसिद्ध शासक नाना साहब के सलाहकार थे। अजीमुल्ला खां नाना साहब के सलाहकार थे। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना इसके फाउंडर कौन थे? ज्योतिबा फुले थे। कौन थे? ज्योतिबा फुले ने 1873 में 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। और ज्योतिबा फुले का जन्म 1827 में हुआ था, एक माली के घर में हुआ था। इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक थी वो गुलामगिरी और दास्तां। मुजफ्फर अहमद MS डांगे, शौकत उस्मानी तथा नल्ली गुप्ता को किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे? तो आप सब जानते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा? कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड। 1924 में कानपुर में श्रीपाद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, नल्ली सेन गुप्ता और शौकत उस्मानी को कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र के तहत मुकदमे में जेल में डाला गया था। कब? 1924 में कानपुर में। आप इस बात को याद रखेंगे। लगातार जुटे रहिए, पढ़ते रहिए और अनुपम सर यूट्यूब से सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक विशेष 3 अप्रैल को होगा उत्तराखंड का, तब तक आपकी संपूर्ण तैयारी करा दी जाएगी निःशुल्क। और इसका PDF लेने के लिए अनुपम सर GS ग्रुप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और यूट्यूब से अनुपम सर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सबसे लंबा हिमनद कौन सा है? तो आपको बताना है जो सबसे बड़ा ग्लेशियर उत्तराखंड का है वो कौन सा है। आप सब जानते हैं उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो गंगोत्री ग्लेशियर। कौन सा है? गंगोत्री। गंगोत्री हिमनद या गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी में स्थित है, याद रखेंगे इस बात को। कहाँ पर स्थित है? उत्तरकाशी में। चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस जनपद में जनसंख्या वृद्धि दर नेगेटिव रही है, ऋणात्मक रही थी? तो इसका आंसर जो आपको मिलेगा वो क्या हो जाएगा? अल्मोड़ा। क्या हो जाएगा? अल्मोड़ा। वर्ष 2011 की तुलना में उत्तराखंड में
जो निगेटिव ग्रोथ रेट रही है कहाँ पर रही है, अल्मोड़ा। ठीक है, अल्मोड़ा। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में दून किसे कहा जाता है, दून। तो आप सब जानते हैं, आपने नाम सुना जैसे देहरादून, तो दून जो होता है बेसिकली इसका आंसर ए मिल जाएगा, संरचनात्मक घाटियों को। हिमालय तथा शिवालिक पर्वत श्रृंखला के बीच लंबी जो घाटियाँ हैं उनको दून कहते हैं। ये संरचनात्मक मूल की घाटियाँ होती हैं। गोविंद घाट किन नदियों के संगम पर स्थित है, तो आप सब जानते हैं, इसका आंसर सी मिल जाएगा आपको। गोविंद घाट उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा तथा लक्ष्मण गंगा नदियों के संगम पर स्थित है। लक्ष्मण गंगा को स्थानीय भाषा में भूडार घाट भी कहते हैं। ये चमोली जिले में स्थित है। गोविंद घाट जो है बेसिकली हेमकुंड साहिब तक फूलों की घाटी की ओर जाने वाला प्रारंभिक बिंदु है। फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर्स, अपने आप में एक प्रसिद्ध स्थान है। निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का एक जैव आरक्षित क्षेत्र है, कौन सा एक जैव आरक्षित क्षेत्र है, तो आप ये जानते हैं जो बायोलॉजिकल रिजर्व क्षेत्र है वो नंदा देवी है। नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित जैव आरक्षित बायोस्फीयर रिजर्व है। नंदा देवी नेशनल पार्क की स्थापना 1982 में हुई थी और 1988 में 1988 में इसे बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। जैव आरक्षित क्षेत्र कब, 1988 में, और इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है। महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा होता है, तो महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग जो होता है वो कौन सा होता है, इसका डी आंसर मिलेगा, गहरे सागरीय मैदान। डीप सी प्लेन्स जो होते हैं वो सबसे विस्तृत भाग महासागरीय के होते हैं। अगला है ग्रेनाडा। ग्रेनाडा अवस्थित है, मतलब ये ग्रेनाडा कहाँ पर है, तो आप बताएंगे किस उसमें मिलता है, तो आपको बेसिकली ये सी आंसर मिलेगा इसका, कैरिबियन सी में, कैरिबियन सागर में। ग्रेनाडा दक्षिण पूर्व कैरिबियन सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। इसमें 3 द्वीप शामिल हैं, ग्रेनाडा, कैक्राज और पेट्रेट। ग्रेनाडा को याद रखिएगा मसाला द्वीप, स्पाइस आइलैंड भी कहते हैं। ग्रेनाडा को स्पाइस आइलैंड भी कहते हैं। आप लगातार इस पेपर को देखते रहिए और एक आइडिया आपको लगे क्वेश्चन किस तरह के आ रहे हैं और कैसे आएंगे और कितने क्वेश्चन हम कर पाएंगे। ये उत्तराखंड के पीसीएस 2012 का जो पेपर है उसका सॉल्व पेपर आपके सामने मैं संतुलित और बिल्कुल शुद्ध लेकर आ रहा हूँ, ताकि आपको कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो और आप समझ पाएँ कि हमें कहाँ से कितने क्वेश्चंस करने। चलिए अगला क्वेश्चन, ग्रीनविच से दोपहर 12 बजे एक तार भेजा गया। तार संप्रेषित करने में 12 मिनट का समय लगा। वह एक नगर में 6 बजे साय को पहुंचता है। नगर का देशांतर क्या होगा, बहुत सिंपल सा है, जो इसका आंसर बी मिल जाएगा, 87 डिग्री पूर्व, है ना, 87 डिग्री पूर्व हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन ब्रिक्स का सदस्य नहीं है, भारत, चीन, ब्राज़ील, सऊदी अरब। तो आप सब जानते हैं ब्रिक्स में सऊदी अरब शामिल नहीं है। बाकी ब्रिक्स के नाम से बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, ऐसे साउथ अफ्रीका। तो इसके 5 मेंबर हैं, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरब शामिल नहीं। निम्नलिखित में कौन एक समूह से संबंधित नहीं है, तो इसमें कौन समूह संबंधित नहीं है, बालू का पत्थर, सैल, चूना पत्थर, नीस। तो इसमें नीस जो है वो अलग है ना, क्योंकि बालू का पत्थर जो है और चूने का पत्थर और सैल क्या है, अवसादी सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, जबकि नीस क्या है आपका एक मेटामॉर्फोरिक रूपांतरित कायांतरित चट्टान है। 2011 के सेंसस के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य इनमें से कौन सा है, तो इन 4 ऑप्शन में सर्वाधिक साक्षरता है वो किसकी है, मिजोरम की है। मिजोरम 91.33% साक्षर है इसमें। फिर निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है, तो देख लेते हैं कौन सुमेलित नहीं है। सिमलीफॉल उड़ीसा सुमेलित है, नोक्रोक मेघालय भी सही है, अगस्तमलाई केरल भी सही है। जो लास्ट का ऑप्शन है कंचनजंगा हिमाचल, यही सुमेलित नहीं है, क्योंकि कंचनजंगा कहाँ पर है, सिक्किम में है। कंचनजंगा कहाँ पर है, ये आप सब जानते हैं, कंचनजंगा कहाँ है, सिक्किम में है। कंचनजंगा सिक्किम में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूची 1 सूची को 2 सम्मिलित कीजिए और बेसिकली राजस्थान के कुछ प्लेसेस दिए हैं और उसमें जो इंडस्ट्री है उसका हमें चयन करना है। तो इसका आंसर जो आपको सही आंसर मिल जाएगा वो ए मिल जाएगा, ये देखिए और देख लीजिए। जो उर्वरक है फर्टिलाइजर है उसके लिए श्री गंगानगर फेमस है, फर्टिलाइजर के लिए, है ना। तो उर्वरक के लिए आपका बेसिकली कौन सा फेमस हो जाएगा, एक का 4 मीन्स उर्वरक जो फेमस है आपका कहाँ के लिए, श्री गंगानगर के लिए। फिर दूसरा है कांच, ग्लास, कांच के लिए आपका जयपुर फेमस है। सीमेंट आप उदयपुर करेंगे और कृत्रिम रेशम के लिए आप कोटा करेंगे, है ना। निम्नलिखित में कौन सी नदी सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है, तो आप सब जानते हैं सरदार सरोवर डैम से जो संबंधित नदी है वो कौन सी है, बताने की आवश्यकता आपको नहीं, सीधे इसका आंसर है नर्मदा है।
नर्मदा सरदार सरोवर जो डैम बना, नर्मदा द्वीप बना है, कहाँ पर? गुजरात में बना है, नौगांव के पास बना है। इससे जो लाभान्वित होने राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और एमपी। अगला है, देखिए इंडिया का मैप दिया गया है और इन मानचित्रों पर ABCD और 4 कोयला क्षेत्र हैं। इनमें से किस एक को मानचित्र पर सही नहीं दिखाया गया है, वो आपको बताना है। तो देख लेते हैं किसी सही दिखाया गया है। तो जो सतपुड़ा है आपका, वो भी सही दिख रहा है आपको। डी ऑप्शन जो कर्णपुरा है वो सही नहीं दिखाया गया है। कौन सा? डी वाला, कर्णपुरा वाला। जो कि कर्णपुरा है ये आपका है झारखंड में, लेकिन ये झारखंड में नहीं दिखाया गया। कर्णपुरा कहाँ? झारखंड में, यही आपका सही नहीं दिखाया गया है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित समूह में से कौन सा एक समूह पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट सही क्रम कौन सा होगा? तो इसका बी आंसर मिल जाएगा। सही क्रम हो जाएगा कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी, यही इसका सही क्रम होगा। क्वेश्चन नंबर है 27, निम्नलिखित में कौन भारत के राज्यों को उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में से सर्वाधिक एरिया किसका है, उसका किसका? तो आपको बताना है। तो इसका आंसर आप सी पाएंगे। क्या पाएंगे? देखिए सी आंसर इसका सही हो जाएगा। सबसे पहले छत्तीसगढ़ का एरिया सबसे ज़्यादा है, 1,35,192। उसके बाद झारखंड आएगा 79,716। देन हिमाचल प्रदेश आएगा 55,673 एंड लास्ट में उत्तराखंड आएगा 53,483, 53,483 उत्तराखंड का। छत्तीसगढ़ सबसे पहले आएगा, उत्तराखंड सबसे बाद में आएगा। निम्नलिखित में कौन सी नदी गंगा नदी से बाएं से नहीं मिलती है? बाएं से नहीं मिलती है। तो सोन जो है वो बाएं से नहीं मिलती है। बाकी तीनों नदियाँ गोमती, कोसी, घाघरा बाएं से मिलती हैं। सोन गंगा के दाहिने तट से मिलती है। फिर आपको जो पोर्ट्स दिए गए इनको मैच करना है। तो देख लेते हैं, इसका भी आंसर आपको ए मिलेगा। मैच कर लेते हैं। देखिए जो पहला पोर्ट है आपका अलेप्पी, ये कहाँ पर है? अलेप्पी आप जानते हैं केरल में है। इन्नौर आपको मालूम है ये कहाँ पर है? इन्नौर तमिलनाडु में है। उसके बाद है पारादीप, पारादीप आपका उड़ीसा में है। उसके बाद काकीनाडा आपका आंध्र प्रदेश में है। बिल्कुल संतुलित और सही सटीक आंसर आपको मिलेंगे और आपको कम से कम इस पेपर से 3 अप्रैल को 5 से 6 क्वेश्चन हूबहू मिलने हैं। अन्य कोई भी एग्जाम्स कहीं का भी हो तो ध्यान से सुने, ध्यान से पढ़ें, नोट्स बना लें और अनुपम सर को यूट्यूब से सब्सक्राइब कर लें और अनुपम सर जीएस ग्रुप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, वहाँ इसकी निःशुल्क PDF मिलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के दक्कन के पठार पर बैसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। तो पूछा है कि किस युग में हुआ है, तो आप बता पाएंगे। पहला ही इसका आंसर मिल जाएगा, ए ऑप्शन सही होगा इसका, क्रिटेशियस युग में। किस युग में? क्रिटेशियस युग में। अगला है 1946 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग UN ह्यूमन राइट कमीशन के मेंबर्स के रूप में सम्मिलित प्रथम भारतीय कौन थे? सबसे पहले कौन शामिल हुए थे? तो आप सब जानते हैं, इसका आंसर बी मिल जाएगा, श्रीमती हंसा मेहता, जो कि उत्तराखंड से ही थी। प्रथम भारतीय महिला के रूप में श्रीमती हंसा मेहता ने 1946 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में महिलाओं के स्थित भारत का प्रतिनिधित्व किया था। वो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में शामिल प्रथम भारतीय प्रतिनिधि थी और बड़ी गर्व की बात है कि ये मूलतः उत्तराखंड से ही थी। स्टार्ट फर्स्ट एवं स्टार्ट सेकंड संधियाँ किसके द्वारा हस्ताक्षरित की गई? तो इसका आंसर भी ए मिल जाएगा, अमेरिका एवं सोवियत संघ, अमेरिका और रूस के मध्य, अमेरिका एवं सोवियत संघ के मध्य स्टार्ट फर्स्ट एवं स्टार्ट सेकंड। स्टार्ट इसका नाम है स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य एक द्विपक्षीय संधि थी। स्टार्ट फर्स्ट 1991 में और स्टार्ट सेकंड 1993 में हुई थी। इसके तहत दोनों को अपने एटॉमिक और कुछ वेपन्स कम करने थे। भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? ह्यूमन राइट कमीशन कब लागू हुआ? तो आप सब बता पाएंगे कब लागू हुआ। डी आंसर मिल जाएगा 1993 में। 28 सितंबर 1993 को राष्ट्रपति मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया था और ये 28 सितंबर 1993 से ही प्रभावी है भारत में 1993 से। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना किस एग्रीमेंट के तहत हुई थी? तो आप सब जानते हैं ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट्स के तहत। ब्रेटन वुड्स समझौता, IMF और IBRD की स्थापना अमेरिका के ब्रेटन वुड्स में वर्ष 1944 में समझौते के तहत की गई थी और इसका जो औपचारिक रूप से उद्घाटन हुआ था 27 दिसंबर 1945 को। इसीलिए IBRD और IMF को ब्रेटन वुड्स ट्विंस भी कहते हैं या वाशिंगटन जुड़वा भी कहते हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना कब हुई? आप सब जानते हैं सार्क की स्थापना 1985 में। सी आंसर होगा
द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। प्रारंभ में इसके 7 मेंबर थे, अब 8 हैं। 7 मेंबर प्रारंभ में कौन कौन थे? बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एवं श्रीलंका, और 2007 में से अफगानिस्तान को भी शामिल किया गया। तो कुल 8 मेंबर हैं। सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी, याद रखेंगे। और इसका है ना, कभी पूछ सकेंगे तो आप इसको कर पाएंगे। अगला है, राज्य विधानसभा में निम्नलिखित में किनके निर्वाचन में भाग लेती है? जो स्टेट असेंबली होती है वो किसके इलेक्शन में भाग लेती है? तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा थर्ड, बी वाला आंसर मिल जाएगा। 1, 3 एवं 4 भारत के राष्ट्रपति, भारत के राज्यसभा के मेंबर्स और राज्य एमएलसी यानी कि उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एमएलए पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। राज्य विधानसभा के मेंबर भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में भागीदार नहीं होते, बाकी सभी राष्ट्रपति के चुनाव में, राज्यसभा के मेंबर्स में और एमएलसी में सब में भागीदार होते हैं। अगला है, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो आप सब जानते हैं उत्तराखंड के जो प्रथम राज्यपाल थे, इसका आंसर डी मिल जाएगा, श्री सुरजीत सिंह बरनाला। श्री सुरजीत सिंह बरनाला उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय स्वशासन अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया गया था? आप सब जानते हैं, सी आंसर होगा इसका 74। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 से इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और एक नया पार्ट 9A 9 का तथा 12 शेड्यूल 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो आप सब सी कर पाएंगे इसका आंसर, संसद द्वारा विध बनाकर। संविधान के अनुच्छेद 138 के तहत 138 के तहत संसद विधि द्वारा सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता और शक्तियों में वृद्धि कर सकती है। उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों में वृद्धि कर सकती है आर्टिकल 138 के तहत। मंत्रिपरिषद, अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो इसका आंसर भी आपको डी मिल जाएगा। आप सब जानते हैं मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से आर्टिकल 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। निम्नलिखित में से किसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो आप बिल्कुल बता पाएंगे, इसका आंसर आपको मिल जाएगा डी, उद्देशिका या प्रेमबल या प्रस्तावना। डी आंसर है इसका, उद्देशिका। भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना या प्रेमबल को संविधान की आत्मा कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन की सोल कहा जाता है ना, संविधान की आत्मा। अगर पूछते डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा क्या है, तो हम कहते संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लेकिन जनरल क्वेश्चन आएगा तो इसका आंसर उद्देशिका ही होगा, प्रेमबल ही होगा। अगला है, लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसकी देखरेख में कार्य करता है? जो लोकसभा सचिवालय होता है वो किसकी देखरेख में कार्य करता है? तो सीधा सा आंसर है इसका, आंसर डी मिल जाएगा। लोकसभा सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के निर्देश और नियंत्रण में कार्य करता है। किसके? लोकसभा अध्यक्ष के। निम्न में से किसकी नियुक्त राज्य का राज्यपाल नहीं करता है? तो मुख्यमंत्री करता है, ठीक। लोक सेवा आयोग के मेंबर्स की करता है, महान्यायवादी करता है। लेकिन सी आंसर इसका हो जाएगा, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्त मुख्य राज्यपाल नहीं करता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 217 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्त राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था? तो आप सब जानते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कैबिनेट मिशन प्लान 1946, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था। भारतीय संसद में कौन से सम्मिलित हैं? तो आप सब जानते हैं, इसका आंसर बिल्कुल एक हो जाएगा, राष्ट्रपति और लोकसभा एवं राज्यसभा। आर्टिकल 79 के तहत जो संसद बनती है वो संसद राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा से मिलाकर बनती है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो आप सब जानते हैं, लोकसभा अध्यक्ष करता है। आर्टिकल 118 के तहत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, जबकि इस बैठक को बुलाता कौन है? तो बुलाने का काम राष्ट्रपति का होता है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल आप सब जानते हैं कितना होता है? तो इसका आंसर बी मिल जाएगा, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, 6 वर्ष या 65 वर्ष।
जनहित याचिका PIL कहाँ पर प्रस्तुत की जा सकती है? तो PIL जो है वो कहाँ पर प्रस्तुत कर सकते हैं? इसका आंसर डी होगा, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह PIL दायर की जा सकती है। कभी कभी आपसे पूछा है MPPCS में कि PIL का पूरा नाम क्या है, तो PIL का जो पूर्ण रूप होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह में प्रस्तुत की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 49, 1962 के चीन युद्ध से पूर्व उत्तराखंड की किस जनजाति के तिब्बत के साथ व्यापारिक संबंध थे? 1962 चाइना वार से पूर्व, तो जो भोटिया जनजाति है उत्तराखंड की, बी ऑप्शन मिल जाएगा, भोटिया जनजाति है। 1962 से पूर्व उत्तराखंड की भोटिया जनजाति का तिब्बत के साथ व्यापारिक संबंध थे। गणदेश सेवा संघ का गठन किसने किया? तो आप सब जानते हैं, इसका आंसर ए मिल जाएगा, श्रीदेव सुमन। गणदेश सेवा संघ का गठन श्रीदेव सुमन द्वारा किया गया था। कभी आपसे पूछ सकते हैं कि श्रीदेव सुमन का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था श्रीदत्त बडोनी, श्रीदत्त बडोनी। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष DD पंत थे। कौन थे? DD पंत। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कुमाऊं यूनिवर्सिटी, कुमाऊं विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति श्री DD पंत थे, DD पंत। इन्हीं की अध्यक्षता में 25 जुलाई 1979, 25 जुलाई 1979 को उत्तराखंड क्रांति दल UKD की स्थापना हुई थी, है ना, याद रखेंगे इस बात को। उत्तराखंड के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर डी मिल जाएगा, इंद्रमणि बडोनी। इंद्रमणि बडोनी को उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है, इंद्रमणि बडोनी को। इनका जन्म 1934 को टिहरी में हुआ था। एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली हो कितने वर्ष की आयु? तो आप सब जानते हैं, सी आंसर हो जाएगा, यदि उसने 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 243(1) के अनुसार कोई व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है। क्वेश्चन नंबर अगला है, संविधान के किस संशोधन के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश 27% आरक्षण दिया गया? OBC को किस आर्टिकल के तहत? तो आप ये बता पाएंगे, बी आंसर हो जाएगा इसका, कौन सा? बी। 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 2005 बाय द 93 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005, 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के तहत OBC को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% का रिजर्वेशन, 27% का आरक्षण दिया गया है। राज्यपाल को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो राज्यपाल को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो इसका आंसर भी आपको सी मिल जाएगा, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। आर्टिकल 159 के तहत प्रत्येक राज्य का राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा, याद रखेंगे इस बात को। निम्न में से किस राज्य ने सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना की थी? तो आप सब जानते हैं, इस ऑप्शन के हिसाब से आप कर भी लेंगे, किसने की थी सबसे पहले? तो इस ऑप्शन में बी आंसर मिल जाएगा, महाराष्ट्र ने। सर्वप्रथम महाराष्ट्र ने लोकायुक्त की स्थापना की थी। महाराष्ट्र सबसे पहला राज्य जिसने 1971 में इसकी स्थापना की थी। निम्न में से किस आयोग या समिति ने स्थानीय संस्था ऑम्बुड्समैन बनाने का सुझाव दिया था? तो आप सब जानते हैं, सेकंड जो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग था उसने इस स्थापना की थी, है ना। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। थोड़ा इसमें गलत हो गया है, इसका आंसर जो हम लोग करेंगे, इस क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। किस आयोग या किस समिति ने स्थानीय संस्था ऑम्बुड्समैन बनाने का सुझाव दिया था? तो इसका आंसर करेंगे ए, बी नहीं होगा, इसका आंसर ए होगा, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने 1966 में जो मोरारजी देसाई बना था उसने 1967 में ओम्बुड्समैन यानी कि जो भारतीय प्रतिमान है जिसका लोकपाल या लोकायुक्त, उसकी स्थापना का सुझाव दिया था फर्स्ट EC ने, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। और सबसे पहले ओम्बुड्समैन जो बना था 1809 में स्वीडन में, और इसका भारतीय रूप क्या है? लोकपाल या लोकायुक्त। किस एक समिति ने भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित बातें की थी? किसने? कौन नहीं है इसमें? ML सिंघवी है, सादिक अली है, अशोक मेहता, लेकिन जो दिनेश गोस्वामी समिति है वो पंचायती राज व्यवस्था संबंधित नहीं है। दिनेश गोस्वामी समिति इससे संबंधित
नहीं है। बाकी जो दिनेश गोस्वामी समिति है वो चुनाव सुधार से, इलेक्शन रिफॉर्म से संबंधित है। संविधान के किस आर्टिकल के तहत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की है? तो आप इसका आंसर कर पाएंगे आर्टिकल 15 का 5 यानी कि अनुच्छेद 15 का 5, ऑप्शन बी। अनुच्छेद 15(5) के तहत शिक्षण संस्थाओं में ओबीसी, एससी, एसटी की रिजर्वेशन सुविधा दी गई है। 86 संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया? तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार 2010 से लागू किया गया। 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में RTE, राइट टू एजुकेशन, लागू कर दिया गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। इसके तहत संविधान में आर्टिकल 21A जोड़कर इसे मौलिक अधिकार बनाया गया है। 21A। नंबर 61, निम्नलिखित में कौन सा ताल उत्तराखंड के रहस्य ताल के नाम से जाना जाता है? कितनी बार मैंने इसे बताया है आपको, रहस्य ताल, रहस्यमयी ताल, तो आप तुरंत कर पाएंगे इसका आंसर, तो आप देखते ही कर लेंगे सी, रूपकुंड। रूपकुंड ताल जो उत्तराखंड में स्थित एक ग्लेशियर, एक हिम झील है, इसे रहस्य ताल के नाम से भी जाना जाता है ना, क्योंकि यहाँ पर 1942 में एक वन अधिकारी द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में नरकंकालों को खोजा गया था। इसे रहस्य ताल, रहस्यमयी ताल कहते हैं। बहुत बेहतरीन स्थान है, देख कर आइए। इसीलिए देवभूमि उत्तराखंड अपने आप में अद्भुत है। पर्यटन, संस्कृति, सबका अद्भुत स्वरूप है यहाँ पर। उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित खाद्य फसलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल बोई जाने वाली फसल कौन सी है? तो इसका आंसर भी आप कर पाएंगे गेहूँ। ये राज्य की लगभग 31% एरिया और बोई जाती है। सबसे अधिक बोई जाने वाली फसल गेहूँ है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की साक्षरता दर क्या है? तो 78.8%। इसके हिसाब से जो आंसर था वो ए होना चाहिए था उस वक्त, अंतिम आंकड़े थे, लेकिन जो अंतिम आंकड़े आ गए हैं उसके हिसाब से 78.8%, 78.8%। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची हिमाच्छादित चोटी? आप सब जानते हैं, वहाँ गाना भी लोकल बनता है, नंदा देवी। तो अल्मोड़ा की नंदा देवी उत्तराखंड, तो ये आपका सी आंसर हो जाएगा। 64 का सी। उत्तराखंड के चमोली जनपद में स्थित नंदा देवी, कहाँ? चमोली में नंदा देवी सबसे ऊंची चोटी है, 7816, 7816 मीटर है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में नंदा देवी। टिहरी जल विद्युत परियोजना किन नदियों पर बनाई गई? आप सब जानते हैं, टिहरी जो है वो भागीरथी व भिलंगना के संगम पर है। डी आंसर है, भागीरथी व भिलंगना के। निम्नलिखित राष्ट्रों में कौन एक ब्रिक्स का सबसे अंत में शामिल किया गया है? भारत, चीन, ब्राजील। तो आप सब जानते हैं ब्रिक्स में सबसे अंत में साउथ अफ्रीका शामिल हुआ जब ब्रिक्स बना, है ना। तो 2010 के ब्राजीलिया सम्मेलन शामिल करने की बात की, और 2011 के चीन के सान्या सम्मेलन में साउथ अफ्रीका को शामिल करके ब्रिक्स क्या हो गया? ब्रिक्स हो गया था, याद रखिए। अगला है, ब्रेटन वुड्स ने किन संस्थाओं की स्थापना की? क्वेश्चन अभी भी मैंने बताया था और बार बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इसका आंसर देख लीजिए। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर मिल जाएगा ए, फर्स्ट और सेकंड, IMF और IBRD। ब्रेटन वुड्स, इनको ट्विंस भी कहते हैं, ब्रेटन वुड्स जुड़वा भी कहते हैं। IMF और IBRD की स्थापना दोनों ब्रेटन वुड्स समिति हुई थी। मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निम्नलिखित में किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? आप सब जानते हैं, सी आंसर हो जाएगा UNDP। UNDP द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा ये रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। UNDP द्वारा 1990 में पहली बार मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई थी। निम्नलिखित में से विश्व बैंक की कौन सी संबद्ध संस्था विश्व के निर्धनतम राष्ट्रों को गरीबी उन्मूलन हेतु सहायता प्रदान करती है? तो आप सब जानते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की स्थापना 24 सितंबर 1960 को की गई थी। इसका काम क्या है? उदार शर्तों पर ऋण देती है विश्व के निर्धनतम देशों को। जब विनिमय दर $1.60 से परिवर्तित होकर $1.58 पर जा रही है, तो इसका अभिप्राय क्या होता है? तो इसका आंसर भी ए मिल जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका मतलब होता है 1 और 2 सही, यानी कि रुपया अधिमूल्यित हो रहा है और डॉलर का मूल्य घट रहा है, यानी कि रुपये का मूल्य बढ़ रहा है। अगला है, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि होती है, कैसी होती है? माल्थस की थ्योरी आपने पढ़ी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। माल्थस कहते हैं कि जो जनसंख्या में वृद्धि होती है वो ज्यामितीय क्रम में 1, 2, 4, 8, 16 में होती है, जबकि उत्पादन में जो वृद्धि होती है वो अंकगणितीय क्रम में होती है, 1, 2, 3, 4। जनसंख्या बढ़ती ज्यामितीय क्रम में,
जेपी सीरीज में, और उत्पादन बढ़ता है एपी सीरीज में, अंगगणितीय क्रम 1 2 3 4। फिलिप्स वक्र किनके मध्य संबंध को व्यक्त करता है, तो इसका आंसर भी बी मिल जाएगा। मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के मध्य A.W. फिलिप्स ने 1958 में सबसे पहले फिलिप्स वक्र जारी किया था। निम्नलिखित में किस अर्थशास्त्री ने व्यापार चक्र का विशुद्ध मौद्रिक सिद्धांत प्रतिपादित किया, तो व्यापार चक्र का जो विशुद्ध मौद्रिक सिद्धांत प्रतिपादित किया था हार्ट्रे ने, हायस ने, कीन्स ने, हिक्स ने, तो इसका आंसर मिल जाएगा आपको ए। किसने? हार्ट्रे के द्वारा। अर्थशास्त्री हार्ट्रे ने व्यापार चक्र का विशुद्ध मौद्रिक सिद्धांत प्रस्तुत किया। निम्नलिखित में से पूंजी का संग्रहण द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है, तो ए आंसर है श्रीमती जॉन रॉबिन्सन, पूंजी का संग्रहण नामक पुस्तक के लेखक है। निम्नलिखित में किस अर्थशास्त्री ने 1929-30 की महान मंदी को सुधारने के लिए राजकोषीय नीति के उपाय का उपयोग किया, तो इसका आंसर ए है प्रोफेसर कीन्स। प्रोफेसर कीन्स ने इसका प्रयोग किया था। उनकी पुस्तक थी जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। भारत में वित्तीय क्षेत्रों में सुधार समिति द्वारा के अध्यक्ष कौन थे, 2008 के जो अध्यक्ष थे वो रघुराम राजन। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है, 943 है। ऑप्शन में तब अनंती में 940 था, आज के डेट में कितना 943 है। नियोजित विकास मॉडल भारतवर्ष में कब से लागू किया गया, आप सब जानते हैं नियोजित जो प्लान मॉडल है भारत में कब से लागू हुआ था, तो 1 अप्रैल 1951 में से 1 अप्रैल 1951 में पहली योजना आई थी। निम्नलिखित में किससे राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष होता है, जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का चेयरमैन होता है। हालांकि अब एनडीसी नहीं है, फिर भी आंसर इसका जो होगा ए होगा, भारत का प्रधानमंत्री। एनडीसी कब बनी थी, 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना की गई थी। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतवर्ष में रबर की खेती के लिए, तो रबर की खेती सर्वाधिक कहाँ पर होती है, केरला में होती है, डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन एक राजकोषीय नीति का भाग है, उत्पादन नीति, विदेश नीति, कर नीति, ब्याज दर नीति, तो जो राजकोषीय नीति का भाग है वो कर नीति, क्या है, कर नीति। करारोपण, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण, ये सभी राजकोषीय नीति के 3 महत्वपूर्ण अस्त्र माने जाते हैं। नरेगा को मनरेगा में कब बदल दिया गया, तो आप सब जानते हैं सी आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा से मनरेगा कर दिया गया, और नरेगा की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को आंध्रा के अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट से हुई थी। अगला है भारतीय रुपये को मार्च 1994 में किस खाते में परिवर्तनीय बनाया गया था, तो है ना चालू खाते में। किसमें, चालू खाते में। वर्ष 1994-95 के बजट में सरकार ने 28 फरवरी 1994 घोषणा की कि चालू खाते में भारत का रुपया पूर्ण परिवर्तनीय कर दिया। भारत सरकार द्वारा बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई, इरडा की स्थापना कब की गई थी, तो अप्रैल 2000 में। कब, अप्रैल 2000 में। मल्होत्रा समिति की रिपोर्ट के आधार पर 2000 में इरडा बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना की। किस कमेटी के आधार पर, मल्होत्रा समिति की। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, करेंसी का नियमन, साख का नियमन, विदेशी व्यापार का नियमन, देश के विदेशी विनिमय कोषों की रखवाली प्रबंध, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विदेशी व्यापार का नियमन करने का काम आरबीआई का नहीं है। विदेशी व्यापार का नियमन जो होता है वो वाणिज्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है। साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का अर्थ क्या होता है, तो ए आंसर हो जाएगा डिनायल ऑफ सर्विस। क्या अर्थ है इसका, डिनायल ऑफ सर्विस। मल्टीमीडिया में शामिल हो सकता है, क्या शामिल हो सकता है, तो इसका आंसर बी मिल जाएगा। ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो, म्यूजिक और आवाज़, ये सब मल्टीमीडिया में शामिल हो सकता है। मल्टीमीडिया में एक निश्चित पते पर किसी एब्यूजर द्वारा बार बार एक ही ईमेल संदेश को भेजना कहलाता है ईमेल बॉम्बिंग। सी आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी। किसी निश्चित पते पर एक ही मेल संदेश को बार बार भेजना ईमेल बॉम्बिंग कहलाता है। एक प्रोग्राम जिसमें अन्य प्रोग्रामों को संक्रमित करने की योग्यता होती है, जो अपनी ही प्रतियां स्वयं बनाकर दूसरे प्रोग्रामों में फैला सकता है, वह कहलाता है, वो क्या कहलाता है, वायरस। क्या कहलाता है, वायरस। याद रखेंगे इस बात। कंप्यूटर में एक ही समय पर एक से अधिक माध्यमों के प्रयोग का तरीका क्या कहलाता है, तो एक से अधिक प्रयोग का जो तरीका होता है वो मल्टीमीडिया। क्या कहलाता है, मल्टीमीडिया। अगला है 91। एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य होता है किसके, तो सी आंसर मिल जाएगा 1000 किलोग्राम CO2 एक कार्बन क्रेडिट के समतुल्य होता है, 1 टन इसे बोलते हैं। जून 2013 की केदार घाटी की आपदा जिस
नदी के जलागम क्षेत्र में भीषण वर्षा कारण हुई थी वो नदी कौन थी? जो जून 2013 में जो भीषण त्रासदी आई थी वो मंदाकिनी, डी आंसर मिल जाएगा, मंदाकिनी नदी के तट पर। भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में किसके रिसाव के कारण हुई थी? तो आप सब जानते हैं, ए आंसर मिल जाएगा MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल स्थित यूनियन कार्बामाइड इंडिया लिमिटेड के कीटनाशक संयंत्र से मेथिल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 1984 में। मिनीमाता व्याधि का प्रमुख कारण क्या होता है? पारद, मरकरी, पारद विषाक्तता, शरीर में पारा एजिक अधिकता के कारण होता है। किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है वो क्या कहलाती है? तो वो वहन क्षमता, कैरिंग कैपेसिटी कहलाती है। तो इसका आंसर बी मिल जाएगा। किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा वहन क्षमता अथवा जनसंख्या वहन क्षमता, कैरिंग कैपेसिटी किसी भौगोलिक क्षेत्र के परतंत्र में उस परतंत्र के जो पर्यावरण समर्थन कर सकता है वो कहलाती है। नैनो कण का आकार निम्नलिखित में से किसके बीच होता है? तो नैनो कण का जो आकार होता है वो 1 nm से लेकर के 100 nm के बीच होता है। 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के मध्य के आकार वाले कणों को नैनो कण कहते हैं। लगातार जुटे रहिए अपने दुगने जोश के साथ और जल्द ही आप अपना सपना पूरा करेंगे। SDM, SP, DSP वीडियो बनने का नैनीताल के, धारचूला के, कनाली छीना के, डीडीहाट, खटीमा, बनवसा, सितारगंज, चक्राता, ऐसे ही जुटे रहिए, लगातार पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला है जैव विविधता में परिवर्तन होता है, कैसे होता है? तो आप सब जानते हैं, ए आंसर हो जाएगा। जो बायोडायवर्सिटी होती है भूमध्य रेखा की तरफ क्या होती है? बढ़ती है। जैव विविधता भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। बैसिलस थुरिंजिएसिस का उपयोग होता है, किसमें उपयोग होता है? तो आप सब जानते हैं, इसका आंसर बी मिल जाएगा, जैविक कीटनाशक। बैसिलस थुरिंजिएसिस एक ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है जिसका प्रयोग आमतौर पर जैविक कीटनाशक के रूप में होता है। निम्नलिखित में कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है? तो जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है सबसे ज़्यादा, वो आज की डेट में सी आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड। किस जोड़े का मिलान सही नहीं है? देखिए, जीव संख्या की पहचान, उंगली छापन, आइरिस स्कैन, क्लोनिंग, आंशिक प्रतिकृत, DNA फिंगर, पैतृक आपादिक पहचान, ये सभी सही। इबोला वायरस जो है चेचा की, ये गलत है। इबोला वायरस, इबोला रक्त स्रावी बुखार के कारण होता है, इसका इबोला नाम इबोला नदी से पड़ा, चेचक से कोई मतलब नहीं। निम्नलिखित में कौन सा यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में प्रयोग में लाया जाता है? तो आप सब बता पाएंगे, बिजली उत्पादन में किसका प्रयोग करते हैं? यूरेनियम 235, यानी कि सी आंसर, यूरेनियम 235, U235 सी आंसर। बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है? तो आप सब जानते हैं, बायोगैस का जो मुख्य घटक, बी ऑप्शन, मीथेन है ना। बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन होता है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व सोलर सेल में प्रयोग किया जाता है? तो आप सब जानते हैं, सोलर सेल में जिसका प्रयोग करते हैं, ए आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। किसका प्रयोग करते हैं? सिलिकॉन का। सौर सेल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में प्रयोग किया जाता है, रूपांतरित करते हैं, तो सिलिकॉन का उपयोग सौर सेल में किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा पॉलीमर नहीं है? नायलॉन पॉलीमर है, टेफ्लॉन पॉलीमर है, पॉलीस्टीरीन पॉलीमर है, बट कैप्रोलैक्टम ये पॉलीमर नहीं है, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। कैप्रोलैक्टम एक कार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र CH2 का होल ट्राइस 5CONH होता है। ये नायलॉन के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। कौन सा विटामिन खून का थक्का बनाने के लिए चाहिए? तो आप सब जानते हैं, विटामिन के, डी आंसर हो जाएगा। विटामिन के खून का थक्का बनाने के लिए चाहिए होता है। विटामिन के की कमी से शरीर में खून का थक्का, ब्लड क्लॉटिंग, धीरे बनने की बीमारी होती है ना, याद रखेंगे इस बात को। इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? आप सब जानते हैं, ए आंसर है टंगस्टन का। इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, ये आप सबको मालूम है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होती है? तो इसका आंसर मिल जाएगा बी, 200 से 280 nm। अभीष्ट उत्तर यही मिल जाएगा इसका। अगला है, भारत का पहला संचालन उपग्रह IRNSS-1A कहाँ से छोड़ा गया था? तो ये श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया था। कहाँ से? श्रीहरिकोटा से, श्रीहरिकोटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में किस जोड़े का मिलान सही नहीं है? प्रकाशिक फाइबर, प्रकाश तरंगे, बेहद हेड कोलाइडर, गॉड पार्टिकल, लाल ग्रह मंगल। बट एंड्रॉयड जो है वाणी निवेश सही नहीं है, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही नहीं है। एंड्रॉयड एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका विकास गूगल ने किया है। भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान IIRS, इंडियन रिमोट सेंसिंग
इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो ये ऑप्शन जानते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून में स्थित है। कहाँ पर है? देहरादून में। कहाँ पर है? देहरादून। अगर क्वेश्चन में होता सेंट्रल रिमोट सेंसिंग तो आप करते हैदराबाद, बट जब भारतीय जोड़ दिया तो इसका आंसर देहरादून होगा। ये जो क्वेश्चन है करंट वाले क्वेश्चंस हमको नहीं करने हैं, क्योंकि अभी अभी पूछने वाले क्वेश्चंस नहीं है। जैसे ये है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जो यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया था, कहाँ पर है? वो आप जानते हैं हिमाचल में है। तो कहाँ पर है? हिमाचल में है। उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित? ये तो अच्छा क्वेश्चन आ सकता है। तो उत्तर मध्य रेलवे का जोन का मुख्यालय आप जानते हैं ये इलाहाबाद में है। प्रयागराज ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क आपका हिमाचल में है। तो जो क्वेश्चन है ना, ये सब केंद्रीय बजट वाले ये क्वेश्चन अभी काम की नहीं है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन आप सब जानते हैं, कर लेंगे। राष्ट्रीय गोकुल मिशन क्या है? वो आपका गायों की देसी नस्ल की रक्षा करना है। PSO पास्को का संबंध आपका बच्चों से है, क्योंकि बच्चों संबंधित कानून था ये, चिल्ड्रन से संबंधित, क्योंकि पास्को का मतलब होता है, क्या होता है पास्को मतलब? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, है ना। फिर तो ये आपके क्लियर हो गए। उसके बाद इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ये सब कोई मतलब बहुत करंट के क्वेश्चन थे ये, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है ना। किसाऊ डैम पूछ सकते हैं आपसे, किसाऊ डैम से जो लाभान्वित राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? तो आप सब जानते हैं, मैंने पहले भी कराया है। किसाऊ डैम से बेसिकली उत्तराखंड और हिमाचल लाभान्वित होंगे। टोस नदी पर ये डैम बन रहा है ना, किसाऊ बांध टोस नदी पर। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, ये भी पूछा नहीं है, पुराना है ना। आउट ऑफ न्यूज़पेपर से प्रोफेसर जॉर्ज बेक, ये भी क्वेश्चन अभी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। तो जो भी क्वेश्चन जहाँ से करंट के क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट नहीं, जो क्वेश्चन आएंगे हम लोग सीधे वहाँ से आते हैं, जो हमारे काम के क्वेश्चंस हैं। ये सब करंट क्वेश्चन थे, अब किसी काम के नहीं, सीधे अगले क्वेश्चंस पर बढ़ते हैं जहाँ से हम कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 141 से बहुत महत्वपूर्ण है, उत्तराखंड के लोकल क्वेश्चंस भी हैं। अल्मोड़ा के सिक्कों में उत्खलित नाम किसके किसके हैं? तो इसका आंसर सी मिल जाएगा, शिवदत्त, शिवपालित और हरदत्त के नाम लिखे हुए हैं। निम्नलिखित में कौन से राजा और राजधानी दी गई है, वो कौन सी सुमेलित नहीं है? देख लीजिए, कनकपाल देवलगढ़ सही था, अजयपाल टेहरी सही है, मानसा चांदपुरगढ़, बट जो पहला है सोमचंद राजबुंगा ये गलत है। सोमचंद ने चंपावत में राजबुंगा किला जरूर बनवाया था, लेकिन इनकी राजधानी चांदपुरगढ़ी से है ना, तो इसका पहला आंसर ए गलत है ना। ठीक है, अगला है राजधानी इनकी कहाँ थी? महाराजा अजयपाल वाला जो है वो बिल्कुल सही था आपका। सोमचंद ने चंपावत में राजबुंगा किला जो बनवाया था, इनकी राजधानी ये नहीं थी। गढ़वाल के इतिहास में नक्कटी रानी कितनी बार पूछा है, मैंने बताया है, बार बार पूछते हैं। नक्कटी रानी किसे कहते हैं? तो आप सब जानते हैं, बी आंसर कर्णावती रानी को नक्कटी रानी भी, रानी कर्णावती को गढ़वाल के इतिहास में नक्कटी रानी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि 1640 में मुगलों युद्ध के दौरान आक्रमणकारियों की नाक काट देती थी, इसलिए इनका नाम नक्कटी रानी पड़ा। गढ़वाल सर्वदलित परिषद गठन सर्वप्रथम 1928 में किसने किया? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, जयानंद भारती ने किया। गढ़वाल सर्वदलित परिषद गठन वर्ष 1928 में जयानंद भारती द्वारा किया गया, याद रखेंगे। देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो बताइए क्या था, आपने सबने पढ़ा है। प्रजामंडल का जो उद्देश्य था वो एक ही था कि जनता को टिहरी राज के कुशासन से मुक्त करना। किसके? टिहरी राज के कुशासन से मुक्त करना। अगला क्वेश्चन है, ए और बी को ध्यान से पढ़ें और बताना है आपको, चयन करना है कि कौन सा गलत है और कौन सा सही है। विश्व के सभी भागों में ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी में एक महान धार्मिक उथल पुथल का भाग था। वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। तो ये आंसर दोनों सही हैं, ए और बी, यानी कि बी आंसर मिल जाएगा। भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखी साक्ष्य कौन सा है? तो आप सब जानते हैं, जो अभिलेखी साक्ष्य सबसे पहले मिलता है वो सी आंसर हो जाएगा, बेसनगर का गरुड़ स्तंभ। भागवत धर्म से संबंध प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक विदिशा MP बेसनगर का गरुड़ स्तंभ है, याद रखेंगे। बौद्ध ग्रंथ में मिलित पनों को किस हिंद अमन शासक पर प्रकाश डालता है? तो किस पर प्रकाश डालता है? तो इसका आंसर मिल जाएगा मीनांडर, सी आंसर हो जाएगा मीनांडर। पाली ग्रंथ मिलित पनों बौद्ध भिक्षु नागुसेन तथा यवन शासक मीनांडर से संबंधित है। अगला है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? ऋग्वेद में, ये आंसर ऋग्वेद में। वर्ण शब्द का अर्थ सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के रूप में प्रयोग हुआ। आर्यों को गौरवर्ण तथा दासों को कृष्ण वर्ण कहा गया था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है। अगला है, गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित कथनों में उनमें से कौन सा एक कारण नहीं था? पूर्ण आक्रमण कारण था, प्रशासन का सामंती ढांचा कारण था, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना,
अरब आक्रमण, ये सब तो बौद्ध धर्म वाला भी था। अरब आक्रमण उस वक्त नहीं थे, है ना, तो इसका आंसर डी है, अरब आक्रमण का कारण नहीं था। गुप्त साम्राज्य के पतन में अरबों का भारत पर आक्रमण उत्तरदायी, क्योंकि भारत पर अरब जो आक्रमण हुआ गुप्तों के पतन के बहुत बाद हुआ है, पूर्व मध्यकाल में। गुप्तों के समय अरब भारत में नहीं आए। तो इस तरह ये उत्तराखंड पीसीएस 2012 का संपूर्ण सॉल्व पेपर मैंने दिया है, संतुलित, शुद्ध और सही। इसको पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिए, लगे रहिए। और जब उत्तराखंड पीसीएस आप 3 अप्रैल 2021 दे रहे होंगे, तब आपको यहाँ से लाइन से क्वेश्चंस मिलेंगे और आप अपने सिलेक्शन को तय करेंगे। जय देवभूमि, जय उत्तरांचल, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।